All right. हेलो एवरीवन, आई एम सीए सौम्या कटारिया एंड आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 16 दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। ये जो चैप्टर है ये आपका सेकंड पार्ट है, ड्यू डिलिजेंस वाले पार्ट में है। ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है बट इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा है, इसीलिए मैं शॉर्ट में ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दो क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इसमें सब कुछ कवर होगा। यस, इस लेक्चर में मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ बट एक बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड फ्लो चार्ट में कवर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत इजीली याद रहने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट ही किससे होता है? फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रॉड होता क्या है। हाउ डू यू डिफाइन अ फ्रॉड? सबसे पहले सेक्शन 447 के तो बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें वो पेनल्टी डिस्कस करता है, जिसमें वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग की पेनल्टी पनिशमेंट डिस्कस करता है, उसमें उसने फ्रॉड की डेफिनेशन दी है। ना व्हाट इज फ्रॉड एज पर सेक्शन 447 फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बात यहाँ पे क्लियर है कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई कंपनी से ही रिलेटेड ये फ्रॉड की डेफिनेशन दे रहे हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कोई भी एक्ट, कोई ओमिशन, कोई कंसीलमेंट और फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय पोजीशन कमिटेड बाय एनी पर्सन। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। सिंपल सी बात है यार, कोई भी तरह का एक्ट करना, ठीक है, कोई ऐसी हरकत करना, कोई फैक्ट को जानबूझकर, कोई इंफॉर्मेशन को जानबूझकर रिपोर्ट में से हटाना, या कोई फैक्ट को जानबूझकर हाइड करना। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? हाइड करना, या अपनी पोजीशन का अब्यूज करना। अब अपनी पोजीशन का अब्यूज कौन कर सकता है? डायरेक्टर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? तो कोई भी पर्सन अपनी पोजीशन का क्या कर सकता है अगर अब्यूज करता है। इंटेंशन क्या है उसका? इंटेंशन टू डिसीव करना मतलब धोखा देना, कोई भी चीज से अनड्यू एडवांटेज उठाना, गलत फायदा उठाना, ठीक है, और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। मतलब कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स या कंपनी खुद, उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट करना, वो बेसिकली फ्रॉड होता है। तो हम अगर यहां पर रुक जाए तो फ्रॉड की डेफिनेशन क्या हुई? पहली बात तो किससे रिलेटेड बोल रहे हैं? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड। कोई भी तरह की हरकत, कोई एक्ट करना, कोई गलती जानबूझकर करना मटेरियल फैक्ट की, या फिर कोई मटेरियल फैक्ट छुपा देना, कंसील करना, ओमिट करना, ठीक है, कहां से? कोई रिपोर्ट में से, या फिर किसी पर्सन को जाने अनजाने में हर्ट करना, लेकिन इंटेंशन क्या है उसका? इंटेंशन है उसको डिसीव करने का, उसको फ्रॉड करने का और उससे नाजायज फायदा उठाने का, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आपको फायदा हुआ ही नहीं तो भी फ्रॉड माना जाएगा? यस, क्लियर है सबको? तो वेदर और नॉट देयर इज अ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको उल्टा एक्स्ट्रा गेन नहीं भी हुआ तो भी, ये सामने वाले को एक्स्ट्रा लॉस नहीं भी हुआ तो भी फ्रॉड माना जाएगा। मतलब कि हम बोलते हैं कि नहीं क्राइम में अबेटमेंट टू क्राइम, अबेटमेंट ऑफ क्राइम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी को मारने की कोशिश भी की तो भी वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा क्रिमिनल एक्ट में। आपने मारा नहीं, वो बच गया, वो तो अच्छी बात है। आप चोरी करने की कोशिश करो, चोरी नहीं हुई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कोशिश तो की ना, तो वो कोशिश भी सेक्शन 447 के हिसाब से फ्रॉड में मानी जाएगी। क्लियर है सब लोगों को? बहुत अच्छे से। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या हुआ? कोई भी अनलॉफुल मीन से आप इलीगली पैसा कमाओ, और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या हुआ? इलीगल मीन से आप किसी को लॉस इनकर करवाओ। क्लियर है सबको? मैंने किसी से चोरी कर ली, विजय माल्या ने एसबीआई से चोरी कर ली, तो ये जो भी है ये क्या है? रॉन्गफुल लॉस है। अभी फ्रॉड क्लियर है। अब हम देखेंगे, देखो यार दो टाइप के फ्रॉड होते हैं बेसिकली। फ्रॉड या तो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, ठीक है। चाहे इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर का ही कोई बंदा, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो, तो वो इंटरनल माना जाएगा। या कंपनी के बाहर का कोई क्रेडिटर हो, सप्लायर हो, क्लाइंट हो, तो वो बाहर का बंदा माना जाएगा। चाहे इंटरनल फ्रॉड हो या एक्सटर्नल फ्रॉड हो, फ्रॉड दो टाइप में डिवाइड होता है, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग।
ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक होता है और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। तो अब अकाउंटिंग वर्ड हम हटा देते हैं, हम मानेंगे कि भाई दो टाइप का फ्रॉड होता है, एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड और एक होता है नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपने जानबूझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया, उसमें गड़बड़ दिखाई, उसमें या तो रेवेन्यू ज्यादा दिखाया, ये एक्सपेंसेस कम दिखाए, या लाइबिलिटीज कम दिखाई, कंपनीज क्या करती है मेरी जान, कंपनीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स, कम से कम लाइबिलिटीज दिखाती है, ताकि शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो बैलेंस शीट से और फिर कंपनी को पैसा दे, कंपनी को फंड्स दे। तो ये जो हरकत होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फ्रॉड। क्लियर है सबको? फेक बिल्स दिखाना, डुप्लीकेट एक्सपेंसेस दिखाना, ये सब किस में आएंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड में। नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर देन फाइनेंशियल, बहुत ही सिंपल सी बात है यार। नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा, कोई भी तरह का फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना, जानबूझकर फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, गलती से मिस्टेक करना है ज्यादा, ठीक है, गलती से मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के वाली जो मिस्टेक होती है, पब्लिक को धोखा देना, पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाना, गलत डिस्क्लोजर करना, ये सारी की सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल में आएगी। मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जितना भी फ्रॉड करते हैं वो नॉन फाइनेंशियल में, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रॉड करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रॉड। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अब आता है इस चैप्टर का मेन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। किसकी बात करता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ये सेक्शन को आप ध्यान से सुनना। आगे की जो दो टॉपिक्स है वो मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ। ये आप फ्लो चार्ट एज इट इज अगर आपने बना लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको एक चैप्टर पढ़ना मतलब 10 मिनट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आप फ्लो चार्ट देख लेना। चलो, फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय सेक्रेटेरियल ऑडिटर। अब सेक्रेटरियल ऑडिटर है, ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है, ये तो आप लोगों को पता है, बेसिक है। सेक्रेटरियल ऑडिटर ने जब ऑडिट करने गया तो उसने देखा कि फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड का अमाउंट कितना है उस हिसाब से पता चलेगा कि वो फ्रॉड को रिपोर्ट कैसे करेगा। इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व इज इक्वल टू और मोर देन ₹1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड अगर हुआ है तो अब सेक्रेटरियल ऑडिटर को एक प्रोसेस फॉलो करनी है। वो प्रोसेस क्या है हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, जिस भी दिन उसको पता चला, सबसे पहले जिस भी दिन उसको पता चला कि फ्रॉड हुआ है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसको बोर्ड को इंटीमेट करना है फ्रॉड के बारे में। बोर्ड को मतलब मैनेजमेंट को, उसको बताना पड़ेगा कि सर फ्रॉड मुझे मिला है, अब आपका इस पर क्या जवाब दें। ठीक है, अब बोर्ड भी एकदम से तो है नहीं कि तैयार है कि फ्रॉड पकड़ ही लिया होगा और हमको तो पता था, हम तो वेट ही कर रहे थे कि मिस्टर ऑडिटर कब हमारा फ्रॉड पकड़े, ऐसा तो होगा नहीं। बोर्ड को भी टाइम चाहिए ना ऑडिटर को जवाब देने के लिए। तो बोर्ड को 45 डेज मिलेंगे, किस दिन से, वो जो 2 दिन के बाद किसने बताया, ऑडिटर ने बोर्ड को बताया कि अरे तुमने फ्रॉड किया, उसके 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को रिप्लाई सेंड करना है ऑडिटर को। क्लियर है सबको? तो बोर्ड के पास कितना टाइम हो गया, 45 दिन का। अब जब बोर्ड रिप्लाई सेंड करे या ना करे, दोनों के हमारे पास ऑप्शन है। अगर रिप्लाई बोर्ड सेंड कर देता है, ठीक है, 45 डेज में, तो फिर उस 45 डेज के 15 दिन बाद बोर्ड ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बनाकर देगा कि मैंने ये फ्रॉड ढूंढा और बोर्ड का ये रिप्लाई आया। कितने दिनों में, 15 डेज में। 15 डेज फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द बोर्ड। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो सबसे पहले एक ऑडिटर को पता चला कि फ्रॉड हुआ, ठीक है, जिस दिन भी पता चला इमिडिएटली मत बोलो, 2 दिन का टाइम लो, 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, बोर्ड को बताना है। अब बोर्ड को आप 45 दिन का टाइम दोगे, बोर्ड आपको जवाब देगी कि फ्रॉड क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, हो सकता है ऑडिटर भी गलती कर रहा है, उसको फ्रॉड मान रहा हो, ठीक है। उसके बाद जब बोर्ड का रिप्लाई आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर जो है वो बोर्ड का क्या रिप्लाई आया वो, और उसने क्या फ्रॉड ढूंढा वो, ये दोनों चीजें मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार करके देगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर आप एक टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 2 + 45
प्लस 15, मतलब टोटल टाइम फ्रेम कितना है फ्रॉड रिपोर्टिंग का? 62 डेज का। इतना क्लियर है? व्हाट इफ बोर्ड रिप्लाई ही सेंड ना करे, क्योंकि बोर्ड के पास है ही नहीं कुछ बताने का, और बोर्ड ने सोचा यार हम सीधे सीधे फ्रॉड एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, हम रिप्लाई नहीं करते हैं। सो इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, ठीक है, तो फिर जो लास्ट डेट था 45th डे जो था, जिस दिन बोर्ड को रिप्लाई कर देना चाहिए था, उस दिन से उनको 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा दैट नो रिप्लाई वाज रिसीव्ड। क्लियर है सबको? तो अल्टीमेटली इसमें भी 62 डेज ही हो रहे हैं, बट इस केस में क्या था, जिस दिन बोर्ड का रिप्लाई आया उस दिन से 15 दिन में ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अगर बोर्ड का रिप्लाई 38 डे पे ही आ गया तो फिर 38 डे से 15 डेज काउंट करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड का रिप्लाई 45 दिन तक वेट करने के बाद भी नहीं आया, तो उस दिन से 45 डे से 15 डेज में क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये भी बताना पड़ेगा दैट वी डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ये पूरा झमेला कब होगा, जब अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ एग्जैक्ट हुआ तो भी इस कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो बस 2 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, वो एक जो रिपोर्ट होगी वो 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को बता देगा कि सर मैंने फ्रॉड ढूंढ लिया। ठीक है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें नहीं जाना है। तो क्या सेक्रेटरी ऑडिटर जो फ्रॉड उसने रिपोर्ट किया है वो फ्रॉड वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड कर सकता है? उसमें तो कर ही सकता है, पर वो रिपोर्ट तो कब जाकर बनेगी, जिस दिन आपने फ्रॉड ढूंढा है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड को बताना पड़ेगा। अब ये जो आप रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट देनी है, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या आपको देना है? रिपोर्ट में आपको 3 चीजें इंक्लूड करके देनी है। सबसे पहले कितना फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व था, मतलब अमाउंट एग्जैक्ट कितना था आपको बताना पड़ेगा। 5 करोड़ था, 10 करोड़ था, 500 था, जितना भी था सब बताना पड़ेगा। उसके बाद एग्जैक्ट फ्रॉड क्या किया आपने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, आपने सैलरी का घपला किया, आपने वेजेस का घपला किया, आपने सीएसआर में घपला किया, आपने फ्रॉड किया क्या, वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आपको बिल्कुल बिना डरे बिना शर्म किए हर वो पार्टी का नाम देना है जो उस फ्रॉड में आपके हिसाब से इन्वॉल्व थी। आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा, बट आपके हिसाब से जो जो अक्यूज्ड है, जो जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, उन सब पार्टीज का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों चीजें इंक्लूड करके आपको रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना रहेगा। किसमें देना रहेगा? जब फ्रॉड का अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अच्छा, when I said that this is particularly 143 subsection 12, जब मैंने आपको ये बोला कि 143 सबसेक्शन 12 है फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय सेक्रेटरी ऑडिटर, यहाँ पर बेसिकली 143 सबसेक्शन 12 से फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय सेक्रेटरी ऑडिटर नहीं बोलता है, 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर बोलता है। मतलब उसमें सेक्रेटरी ऑडिटर भी आ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी आ गया और कॉस्ट ऑडिटर भी आ गया। तो पीसीएस, पीसीए, पीसीएमए ये लोग जब ऑडिट करेंगे, स्टार्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इन सबको ये ही सेक्शन फॉलो करना है और ये ही प्रोसेस फॉलो करनी है। So the question comes, what do you mean by auditor? What do you mean by auditor under section 143 subsection 12? So by auditor we mean cost auditor, stat auditor and secretarial auditor under their own institutes. Clear है? बहुत अच्छे से, पक्का, डन है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड ये हम पूरा पढ़ चुके हैं एज इट इज। ये क्या क्या इन्वॉल्व होगा वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, साथ में डायरेक्टर को भी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में यही सारी चीजें देनी पड़ेगी। फ्रॉड क्या हुआ, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी और उन्होंने उसके लिए क्या एक्शन लिया। क्लियर है सबको? पक्का। अच्छा, अगर आपने फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, 447 और 448 की पेनल्टी लगेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, ये एज इट इज। अच्छा, whenever I said you have to report to board, it also includes audit,
कमिटी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी को भी आपको इसमें एज इट इज इंक्लूड करना है। तो जब जब आप बोर्ड को इंटीमेट करोगे या बोर्ड से रिप्लाई सीख करोगे, जब आप एक्सपेक्ट करोगे बोर्ड रिप्लाई करे, तब उसमें ऑडिट कमिटी भी बोर्ड के साथ ऐड हो जाती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को बोला कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उसका एक फॉर्मेट फिक्स्ड है एंड दैट इज ADT4। अब जो रिपोर्ट आप बनाओगे, जो रिपोर्ट आप ADT4 में बनाओगे, तो आप उनको भेजोगे जरूर, क्या आप एक रिपोर्ट भेजोगे जरूर। तो वो जो रिपोर्ट होगी उस पे ऑडिटर का लेटर हेड होना चाहिए, मतलब ऑडिटर का पोस्टल एड्रेस, ऑडिटर का ईमेल एड्रेस, ऑडिटर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका साइन और सील और उसका मेंबरशिप नंबर। ये सारी की सारी चीजें जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो, आपको अपने लेटर हेड पर भेजनी है और फॉर्मेट ADT4 होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्का? चलो डन। अब यहाँ पर एक केस उन्होंने एक छोटा सा दिया है, ग्लोब मोटर्स लिमिटेड वर्सेस मेहता तेजस सिंह एंड कंपनी। यहाँ पर ये जब केस आया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और उसके साथ कंपनी बिना डिस्क्लोजर के, उसके साथ कंपनी बिना डिस्क्लोजर के कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन करती है, तो उसमें क्या करना है? सीधी सीधी बात है, नॉन कंप्लायंस है। तो उस टाइम पर उन्होंने जो जस्टिस सचार है, जस्टिस सचार मतलब जिन्होंने एक केस लिया था, जब उस पे जज थे, तो उन्होंने डिस्कस किया कि भाई डायरेक्टर का काम क्या होता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर। सो यू ऑब्जर्व दैट डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले utmost good faith towards the company in their dealings। मतलब जस्टिस सचार ने बोला कि डायरेक्टर को हम पूरा पैसा हाथ में दे रहे हैं कि भाई तू पूरा पैसा संभाल, तू कंपनी को संभाल, तू शेयर होल्डर्स के पैसे ले। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर से उम्मीद की जाती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंपनी का काम गुड फेथ में करना है, कंपनी की डीलिंग्स कंपनी के बिहाफ पर करनी है, आप अपने ही बेनिफिट के लिए कंपनी को यूज नहीं कर सकते हो। तो जब तक एक पीसीएस, अब मैम हम ये वाला केस यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग सीएससी उम्मीद की जाती है कि जब तक एक पीसीएस इतना सेटिस्फाइड नहीं है कि डायरेक्टर ने जो भी पैसा है वो गुड फेथ में यूज किया और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया, तब तक उसको ऑडिट रिपोर्ट क्लीन नहीं देनी है। ये किसको बोला गया है? प्रैक्टिसिंग सीएस को। मतलब ही शुड लुक बियॉन्ड द ट्रांजैक्शन एंड ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। उसको सिर्फ जो दिख रहा है सिर्फ उसको देख के नहीं करना है कि हाँ पेपर देख के चेक कर लिया, मिनट्स दिख गए हाँ चेक कर लिया, नहीं। उसको बोलते हैं ना, उसको केस की तह तक जाना है, उसको लास्ट तक जाकर चेक करना है, खुद सेटिस्फाई होना है कि हाँ डायरेक्टर ने जो पैसा यूज किया है वो कंपनी के हित में किया है, अपने हित में नहीं किया है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? ठीक है। तो 447 के हिसाब से फ्रॉड में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है, ये तो हम देख चुके हैं। बट ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो 447 में कवर होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला, कोई भी एक्ट, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो सारे पॉइंट्स करीब करीब सेम है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स अगर आप समझोगे तो सब बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज थोड़ी टफ है जिसके कारण आप लोग घबराते हो, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। whenever you find any statement or any language difficult, just break it down और आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझो। मुझे हिंदी समझ आती है ना, मैं एमपी से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, मुझे हिंदी समझ में आती है, तो मैं जो भी चीज होती है मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ। तुम्हें मराठी आती तुम मराठी में करो, तुम्हें कन्नड़ा आती तुम कन्नड़ा में करो। आ रहा है समझ में? Any act committed by any person or any other person and with the connivance in any manner with intent to deceive the company or shareholders or creditor or any other person, whether or not there is any wrongful gain or loss, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कोई भी तरह का एक्ट अगर आपने कमिट किया है, कोई भी हरकत आपने की है, एक कोई पर्सन कर रहा है या फिर लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन वो जो हरकत है वो कहीं ना कहीं क्यों की जा रही है? टू डिसीव करना, मतलब किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देने के लिए। अब किसे धोखा देने के लिए? या तो कंपनी को धोखा देने के लिए, या शेयर होल्डर्स को धोखा देने के लिए, या क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए। अगर आप कोई हरकत करते हो अकेले या किसी और के साथ कॉन्वेंस में, मतलब मिली जुली भगत अगर आप करते हो तो वो फ्रॉड में आएगा। वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन, मतलब क्या कि चाहे आपको अननेसेसरी फायदा या किसी को अननेसेसरी नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो,
अटेम्प्ट टू मर्डर तो हुआ ना, अटेम्प्ट टू मर्डर तो माना जाएगा किसमें, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू डिसीव माना जाएगा किसमें, 447 में। नेक्स्ट, अगर आपने ऑफेंस किया, ठीक है, कोई ओमिशन कमिटेड बाय एनी पर्सन, ओमिशन मतलब कोई चीज हटा देना, कोई चीज निकाल देना, जैसे मैंने मिनट पेपर चुरा लिए, मैंने कोई इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी, तो मैंने कोई भी ओमिशन कमिट किया है, ओमिट किया है कोई चीज अकेले या किसी और के साथ, किसको धोखा देने के लिए, कंपनी शेयर होल्डर क्रेडिटर को, चाहे उससे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या नहीं हुआ। तो पहले पॉइंट में हमने लिखा एक्ट कमिटेड, दूसरे में हमने पढ़ा कोई ओमिशन कमिटेड, तीसरे में अगर मैंने कोई फैक्ट को जानबूझकर कंसील किया, कंसील करना मतलब छुपाना, ठीक है, तो किसी पर्सन ने कोई फैक्ट को जानबूझकर कंसील किया अकेले या किसी और के साथ, किस चीज के लिए, धोखा देने के लिए, किसे धोखा दोगे, कंपनी शेयर होल्डर क्रेडिटर को, चाहे फायदा या नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा, वो एक फ्रॉड। उसके बाद अगर डायरेक्टर ने या कोई भी हाई पोजीशन वाले ने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया अकेले या किसी और के साथ, धोखा देने के लिए, किसको धोखा देने के लिए, कंपनी शेयर होल्डर क्रेडिटर को धोखा देने के लिए, चाहे कोई गेन या लॉस हुआ हो या नहीं हुआ, तो अब्यूज ऑफ पोजीशन फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ, कोई भी ऐसा एक्ट अगर आपने या किसी और पर्सन के साथ कमिट किया हो, अब यहाँ पर आ गया है गेन वाला पॉइंट, अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत की हो अकेले या किसी और के साथ जिसमें आपको अनड्यू एडवांटेज हुआ है या किसी को अनड्यू लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में भी वो फ्रॉड में कवर होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, सिंपल, कोई भी ऐसा एक्ट आप अकेले करो या आप किसी और के साथ मिलकर करो जिसमें आप कंपनी के इंटरेस्ट को इंजोर करते हो, इंजोर करना मतलब इंजरी पहुंचाना, ठीक है, मतलब आप किसी सामने वाले को इंजरी पहुंचाते हो, एक्सीडेंट होता है तो इंजरीज होती है, तो वैसे इंजरी अगर आप पहुंचाते हो कंपनी को, शेयर होल्डर या क्रेडिटर को, चाहे फायदा हो नुकसान हो डजंट मैटर, पर अगर आपने कोशिश भी की या वो एक्ट कर भी लिया तो वो फ्रॉड में कवर होगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली किसको डिसीव करने की बात करते हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर या कंपनी, चाहे नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ, अगर आपने एक्ट कमिट किया है, अगर आपने कोई ओमिशन किया है, अगर आपने कोई फैक्ट कंसील किया है, अगर आपने अपनी पोजीशन का डोमिनेट किया है, यूज किया है, या फिर अगर आपने किसी को एक्चुअल में नुकसान पहुंचा है, इन ऑल दीज केसेस सेक्शन 447 इज माय फ्रेंड एप्लीकेबल। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस विच मे इन्वॉल्व फ्रॉड, यहाँ पर उन्होंने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस के अप्रोक्सीमेट नाम दे दिए जिसमें फ्रॉड हो सकता है। ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान समझना, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन सारे नहीं है, ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें फ्रॉड हो सकता है। आरपीटी इज नॉट अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, RPT without approval, RPT without disclosure, RPT in contravention of 188 is a fraud। आ रहा है समझ में सबको? अगर आपने पूरा डिस्क्लोजर किया है, 188 फॉलो किया है, तो फिर वो कैसे फ्रॉड हुआ, ठीक है। सो आरपीटी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें फ्रॉड हो सकता है। एक्सेसिव मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 है ना, अगर आपने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया है, जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया है, कोई परमिशन नहीं ली, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कोई शेड्यूल 5 फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में फ्रॉड माना जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग टू क्लियर क्या है, क्लियर फ्रॉड है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन सेक्शन 186, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड बोरोइंग्स आप करते हो तो आप विद इन द लिमिट करो, कोई दिक्कत नहीं, बियॉन्ड द लिमिट करो, परमिशन लो, डिस्क्लोजर दो, नहीं दिया तो फिर फ्रॉड। मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन कौन सा हुआ, कॉम्पिटिशन एक्ट सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन की जो बात करता है, तो वो क्या बोलता है, अगर आप विद इन द लिमिट कर रहे हो तो अच्छी बात है, बियॉन्ड द लिमिट कर रहे हो तो सीसीआई के पास जाओ, नहीं जा रहे हो तो फिर वो अल्टीमेटली फ्रॉड है। आईपीओ के अगर आपने फ्रॉड लिए, एप्लीकेशन मनी ले ली और रिफंड नहीं की, ऐसा अगर आपने कुछ भी किया, एसेट्स का मिसयूज करना, फ्रॉडलेंट बिलिंग करना, करप्शन करना, एसेट चुराना, ये जो भी सब हम करते हैं ये सब फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आपको ये सब अच्छे से चेक कर लेने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस एंड एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से,
पक्का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हु इज कंसिडर्ड एज ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज पर 139, सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी एज पर सेक्शन 204, कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर सेक्शन 148। ठीक है, ये सब जो है ये सब किसमें कंसिडर किए जाएंगे, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के हिसाब से फ्रॉड रिपोर्टिंग में। हाउएवर, यहाँ पर से हाउएवर से पढ़ो जिसमें केस स्टडी आती है, जहां हाउएवर आए वहां पर केस स्टडी भी आ सकती है। हाउएवर इंटरनल ऑडिटर या फिर जीएसटी ऑडिटर जो हम अपॉइंट करते हैं वो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। क्लियर है? तो जब 143 सबसेक्शन 12 में एक प्रोटोकॉल दिया गया है कि 1 करोड़ से ऊपर है तो ये प्रोसेस फॉलो करो, 1 करोड़ से कम है तो ये प्रोसेस फॉलो करो, उन लोगों में जीएसटी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, इनकम टैक्स ऑडिटर ये सब कवर्ड नहीं है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। बढ़ेंगे आगे। Now next is reporting of fraud already reported by the management. Now the next question is the fraud which are already identified by the management should also be considered by auditor. देखो ये ध्यान रखना कि भाई अगर मैंने चोरी की है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने अगर चोरी की और मैंने जाकर सीधे सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, सर मैंने चोरी की, मुझे आप गिरफ्तार कर लो, तो मैं क्या हर वो चीज जो बोलूंगी वो सब मान लेंगे? नहीं, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, उन्हें मेरे फैक्ट्स क्रॉस चेक करने पड़ेंगे कि मैंने सरेंडर किया तो मैं भगवान थोड़ा ना हो गई। आ रहा है समझ में? सिमिलरली मैनेजमेंट अगर कोई फ्रॉड एक्सेप्ट पहले से कर लेता है तो सीधे सीधे ऑडिटर को उसकी बात नहीं माननी है, ऑडिटर को उसको रिव्यू करना है कि वो एग्जैक्टली फ्रॉड जितना जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो उतना हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है या कोई बड़ा ही झोल चल रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उस फ्रॉड को सही करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। अगर ऑडिटर मैनेजमेंट की जो स्टेप्स ली गई है उससे डिससैटिस्फाइड है तो ऑडिटर रीजंस देगा और बोलेगा मैनेजमेंट को कि आप उसके लिए स्टेप्स लो, आप अपना फ्रॉड करेक्ट करो। ठीक है, और अगर नहीं लिया, अगर उन्होंने स्टेप्स नहीं ली तो फिर से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे। आ रहा है समझ में? तो बात यहां पर नहीं रुक जाती कि अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड ढूंढा तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, नहीं, अगर मैनेजमेंट ने भी कोई फ्रॉड एडमिट कर लिया है तो ऑडिटर को टीचर बनना पड़ेगा और ऑडिटर विल मेक श्योर कि मैनेजमेंट उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले, और अगर वो नहीं लेता है तो फिर ऑडिटर चुगली किसके पास जाकर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। और कितने दिन में करेगा? 45 डेज। 45 डेज फ्रॉम व्हाट डेट? From the date auditor requested the management to take proper steps to correct their mistake. जिस दिन भी ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट को कि आप ये करेक्ट करो, आप अपने फ्रॉड ठीक करो, आप अपने एडिशनल प्रोसीजर्स लो इस फ्रॉड को इंप्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, अगर जिस दिन भी लिए उस दिन से 45 दिन के अंदर 45 दिन तक वो चेक करेगा ऑडिटर कंपनी ने स्टेप्स लिए, अच्छी बात है, नहीं ली, मैनेजमेंट के पास। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस। आगे बढ़ेंगे। अब फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंस। फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंस एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन भी आ सकता है, सो मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपर्ली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होता है। फ्रॉड में हम हमेशा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? डिसीव करना, इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर जो हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़े, यहाँ पर हमने बार बार क्या पढ़ा वर्ड? विद द इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने वाले इंटेंशन, नियत ही खराब जिसको हम बोलते हैं ना, इसकी तो नियत ही खराब है। तो अगर आपकी नियत खराब है, अगर आपने धोखा देने के लिए कोई काम किया है तो वो फ्रॉड माना जाएगा, और अगर आपने वही चीज गलती से की जिसमें आपके इंटेंशन खराब नहीं थे तो फिर वो क्या माना जाएगा? नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। क्लियर है सबको? इसलिए फ्रॉड की सजा भी अलग है, नॉन कंप्लायंस की सजा भी अलग है। So the term fraud can be defined as an act of course, deception, intentional concealment, omission or perversion.
मतलब जानबूझ के आप धोखा देते हो, जानबूझ के आप कोई चीज छुपाते हो, जानबूझ के आप नॉन डिस्क्लोजर करते हो, ठीक है, ताकि आपको उसका फायदा हो, ये अनलॉफुल एडवांटेज, आप किसी को अनलॉफुल लॉस इनकर करवा सको, इंजर कर सको, आप किसी को क्या कर सको, आप किसी को इंड्यूस कर सको कि वो आपसे वैल्यूएबल चीज खरीदे और फिर आप उसको पैसे ही ना दो। जैसे फ्रीडम 250 का एक फोन आया था, उसने सब लोगों से क्या कर लिया, पैसे तो ले लिए लेकिन कभी फोन नहीं दिया। तो ये सब की सब किस में आ जाते हैं, फ्रॉड में आ जाते हैं। विलफुल होता है फ्रॉड, फ्रॉड हमेशा विलफुल होता है, जानबूझ के सोच समझ के कॉन्शियसली किया जाता है। सो दैट इज फ्रॉड। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें सिवियर पेनल्टीज आती है, इसमें इम्प्रिजनमेंट आता है, पनिशमेंट आता है, कंपनी के एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। Now, non-compliance is what? It's just a failure to comply with laws, rules and regulations. मतलब जितने भी compliances आप पर applicable है, जो भी eligibility है, जो भी conditions है, criteria है, आप अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए, जैसे टाइमली इंफॉर्मेशन देना, टाइमली फॉर्म फाइल करना, ये नहीं कर पाए और आपके पास उसका रीजन है क्यों नहीं कर पाए, then that is non-compliance because that looks like an honest mistake. Clear है? The relationship between fraud and non-compliance can be construed as what? Non-compliance may lead to a fraud. However, it may also be noted that fraud can also be made in compliant company. कितनी सुंदर बात की इन लोगों ने, क्या बोला है, नॉन कंप्लायंस चलते 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 फ्रॉड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूस नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तो आरओसी बोलेगा, एमसी बोलेगा, कुछ गड़बड़ है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स आप नॉन कंप्लायंस जो थे, नॉन कंप्लायंस की आड़ में आप फ्रॉड करने का सोच रहे थे, तो नॉन कंप्लायंस होते 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 फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आप गलती एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, चौथी बार अगर आप कर रहे हो तो फ्रॉड है। क्लियर है? उसके बाद ये ध्यान रखना कि फ्रॉड एक कंप्लायंट कंपनी भी कर सकती है, अगर वो टाइमली फॉर्म्स फाइल कर रही है, मिनट्स बना रही है, एजेंडा नोटिस बना रही है, सारे डिस्क्लोजर्स कर रही है, पर पीछे कुछ और ही मैनिपुलेशन कर रहा है, तो अल्टीमेटली कंप्लायंट कंपनी में भी फ्रॉड हो सकता है। क्लियर है सबको? सो इज इट ट्रू that only a non-compliant company can only do any kind of fraud? No, that's false. Clear है सबको? नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन समझते हो क्या होता है? स्पेकुलेट करना मतलब ट्रेडिंग करना, ठीक है, स्पेकुलेशन करना मतलब ट्रेडिंग करना। आपके भैया दीदी चाचा चाची आप लोग खुद भी ट्रेडिंग करते होगे शेयर्स में, है ना? सो दैट इज नोन एज व्हाट? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेट करना मतलब आप अंदाजा लगाते हो, एनालाइज करते हो कि कोई शेयर या कोई भी पर्टिकुलर एसेट की प्राइस बढ़ सकती है, गिर सकती है, और अब उस हिसाब से जब आप सब्सटैंशियल गेन करते हो तो वो होता है स्पेकुलेशन। क्लियर है? विद स्पेकुलेशन द रिस्क ऑफ लॉस इज मोर देन ऑफसेट बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज गेन, अदरवाइज देयर वुड बी वेरी लिटिल मोटिवेशन टू स्पेकुलेट। मतलब आप देखो, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट है यार, सट्टा बाजार है, ठीक है, तो अगर ह्यूज गेन्स भी हो सकता है तो ह्यूज लॉस भी हो सकता है, तो इसीलिए ह्यूज गेन होता है तभी लोग इतने मोटिवेटेड रहते हैं और शेयर्स में पैसे लगाते हैं और हार भी जाते हैं। शेयर्स में ध्यान रखना ये चीज होती है, लोगों को लगता है अरे शेयर्स में पैसा लगाया, अरे शेयर्स में पैसा लगाया, इसने 5 करोड़ कमा लिए शेयर्स में, उसने 5 लाख कमा लिए शेयर्स में, लेकिन अब ये समझो कि वो 5 लाख कमाने के लिए बहुत सारे लोगों ने 5 लाख गंवाए हैं, तब जाके एक बंदे को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो दिस इज हाउ स्पेकुलेशन वर्क्स। क्लियर है सबको? लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कर तो शेयर्स की ट्रेडिंग रहे, पर वो बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। नहीं, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डालकर छोड़ देते हो, लेकिन स्पेकुलेशन में आप वैल्यू बढ़ते गिरते ही आप उसमें ट्रेडिंग करते हो। तो स्पेकुलेशन इज एज गुड एज ट्रेडिंग, बट इन्वेस्टमेंट इज होल्डिंग शेयर्स और होल्डिंग स्टॉक और होल्डिंग एसेट्स फॉर लॉन्ग रन। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो वो क्या हो गया गाइस? स्पेकुलेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट सस्पिशन। सस्पिशन मतलब क्या? कुछ गड़बड़ है दया। गड़बड़ है दया मतलब क्या? सस्पिशियस है। तो बहुत सारे कंपनी में, कंपनी जब रन करती है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से गड़बड़ वाले होते हैं। गड़बड़ वाले मतलब क्या? सस्पिशियस होते हैं, ठीक है। I am suspicious that Mukesh Ambani, when signed off the deal with Facebook,
Mark Zuckerberg, right? Mark Zuckerberg, that time there is something that I am suspicious that they are, why did they actually dilute their shareholding? Okay, are they running out of money? Right? Are they in shortage of funds? What is the matter that they are bringing funds from outside? So now that is something that seems suspicious. आ रहा है समझ में सबको बहुत अच्छे से? पक्का? सो यहाँ पर कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम एक बार फट 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 देखने वाले हैं. सेक्रेटरी ऑर्डर को अगर ये ट्रांजैक्शन दिखे ना तो सेक्रेटरी ऑर्डर को सोचना चाहिए दया कुछ गड़बड़ है. क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, सब्सिडरीज विथ नो अपैरेंट पर्पस. सब्सिडरी है पर उसका कोई पर्पस ही नहीं है. सब्सिडरी बना रखी है पर उसका कोई पर्पस ही नहीं है, ऐसे ही बना रखी है. सो वो क्या हो जाएगा? वो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया. कंपनी आप ऐसी चला रहे हो जिसमें कंटिन्यूस सब्सटैंशियल लॉस हो रहे, फिर भी आप उसको रन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने बोगस कंपनी खोल रखी है और वो कंपनी से फंड इधर से उधर करने के लिए रखी हुई है. कोई ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये उसका एसोसिएट कंपनी, वो उसकी सब्सिडरी, इन दोनों का मर्जर हो गया, वो उसकी होल्डिंग, तो इतना होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी का अगर बहुत ज्यादा खिचड़ी बना देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर जो है आता है और वो सस्पिशियस हो जाता है. अनइकोनॉमिक ग्रुप स्ट्रक्चर, आपने ऐसा ग्रुप बना रखा है, ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनी रख रखा है जो आपके लिए खुद भी लॉसेस बना रहा है. मतलब जो जिसकी सब्सिडरी, जो जिसका एसोसिएट, वो ऐसा ग्रुप स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपके लिए अनइकोनॉमिक है, मतलब आपके लिए लॉसेस क्रिएट कर रहा है, पर फिर भी आपने उसको कंटिन्यू रखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. बार बार शेयर होल्डर डायरेक्टर में चेंजेस होना, आप बहुत सारे बैंक अकाउंट में इधर से उधर अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद you use bank account of several currencies. आपने अलग अलग करेंसीज के बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं, जो हमने पढ़ा है ना फेमा में. ठीक है. तो आपने बहुत सारी करेंसीज के अकाउंट खोल रखे हैं, क्यों? पता नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही नहीं. ठीक है. उसके बाद आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या परचेज कर रहे हो जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. फिर सेल, आप ऐसे गुड्स की सेल कर रहे हो जिसकी कॉस्ट तो ज्यादा थी और सेल वैल्यू कम थी, मतलब आपने डिस्काउंट में दिया. अगर वही बंदा जो बायर है वो डायरेक्टर हुआ, इसका मतलब आरपीटी हो गया. तो व्हाई इज दिस द सिनेरियो दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स इज more but you sold it for less, you could not even cover your cost, so that is what looks like a suspicious transaction. बहुत सारे कैश पेमेंट्स हो रहे हैं, काला 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 पैसा जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी, कैश पेमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, और या फिर आप बहुत सारे पैसे बाहर आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो. कैश या तो बाहर भेज रहे हो या कैश आपके पास आ रहा है. इन बोथ द केसेस इट इज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन. क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से तो बोलो. बढ़ेंगे आगे. यस, ऑलराइट. अब फ्रॉड डिटेक्ट करते टाइम भाई सीएस या सेक्रेटरी ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर अश्योरेंस रखे कि उसने सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया है. ठीक है. मतलब वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे विश्वास नहीं रखे कि ठीक है कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है, सारी टाइप की विद सीसीटीवी कैमरा लगा है, ये सारी चीजें आईडी पासवर्ड से सिक्योर्ड है, तो फिर कंपनी में कोई तरह का फ्रॉड नहीं होगा. ऐसा नहीं है. आप ध्यान रखो कि इंटरनल कंट्रोल है तो वो होगा. आप अपनी साइड से पूरा अश्योरेंस लो कि आपने सारा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और उसके बाद ही आप अपना रिपोर्ट बनाकर दोगे. क्लियर है सबको? और अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो स्पेशली तब आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि आपका जो सस्पिशन था वो सही है. क्लियर है सबको? जो आपका शक था वो सच है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पढ़ेंगे. क्लियर है क्या? यस. चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट. अगर सत्यम की स्कैम में ऑडिटर मिला हुआ था, अगर ऑडिटर इनकरेक्ट या फॉल्स रिपोर्ट देता है तो क्या होगा, उसको भी मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है सो दैट इट इज इजियर फॉर यू गाइज. लेट्स डू दैट. ओके. सबसे पहले सेक्शन 448 क्या बोलता है वो देखो. सेक्शन 448 बोलता है, यस,
सेक्शन 448 बोलता है कि इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट मतलब आपने जानबूझकर फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब आपने जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाई है, उसमें गलत चीजें लिखी है, या फिर गलत नहीं लिखी लेकिन जो लिखनी चाहिए थी, जो मटेरियल स्टेटमेंट है वो जानबूझ के ओमिट किए हैं, तो उस केस में 447 की पेनल्टी लगेगी। क्लियर है? मतलब 448 क्या इंक्लूड करता है कि अगर आपने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं या जानते हुए आपने मटेरियल स्टेटमेंट ओमिट किए हैं तो आपको 447 की लगेगी। तो आप 447 पढ़ते हैं। 447 की पेनल्टी क्या है? अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस है, ठीक है, या तो अमाउंट 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लेस है, तो फिर ऐसे केस में आपको कितनी पनिशमेंट आएगी? अब सबसे पहले सोचो भैया, टर्नओवर जो है, टर्नओवर है 10 करोड़ का, 100 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 1% क्या होता है? 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ या 10 लाख विच एवर इज लेस, 10 लाख, तो एटलीस्ट 10 लाख तो हो ही गया। इसका मतलब अगर मिनिमम, सिंपल सी बात है, अगर मिनिमम आपका फ्रॉड 10 लाख रुपए है, ठीक है, या 1% ऑफ टर्नओवर है, तो आपको कितनी सजा होगी? सजा बड़ी होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कितना इम्प्रिजनमेंट होगा? मिनिमम 6 मंथ्स से लेके 10 इयर्स तक, मतलब मिनिमम 6 महीने तो हो गए, उससे और आगे बढ़कर 10 इयर्स तक हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट तो हो गई, साथ में फाइन भी लगेगा। कितना? जितना आपने फ्रॉड किया उतना तो आपको मिनिमम पे करना ही है, उससे लेकर अप टू 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड तक आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है। सो जितना फ्रॉड किया है वो अमाउंट तो पे करना ही है, अप टू 3 टाइम्स तक आपको पे करना पड़ सकता है। क्लियर है? अब जो भी फ्रॉड आपने अगर किया, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, आपने पब्लिक का पैसा खाया है, आपने हमारे नेशन की बेइज्जती करवाई है, तो आपकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट 3 साल हो सकती है। तो जो यहाँ पे मिनिमम 6 महीने थी वो मिनिमम 3 साल हो जाएगी, तो फिर वो मिनिमम 3 साल से 10 साल तक चली जाएगी। क्लियर है? अब अगर जो आपका अमाउंट है वो 10 लाख और 1% टर्नओवर से कम है, ठीक है, मतलब अगर टर्नओवर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़, और 10 लाख विच एवर इज लेस, तो 10 लाख, अब 10 लाख से भी और जो भी कम होगा, ठीक है, तो लेट्स से अमाउंट जो है वो 5 लाख है, तो 5 लाख और 1% 5 लाख, तो विच एवर इज लेस, इम्प्रिजनमेंट आपको कितना होगा? अप टू 5 इयर्स। इसमें मिनिमम 6 मंथ नहीं है, 1 महीना भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड दिया है और, यहाँ पर क्या वर्ड दिया है? और, तो अप टू 5 इयर्स और अलोंग विथ फाइन 50 लाख रुपीज। तो या तो आप सिर्फ 50 लाख रुपए भरोगे, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दोगे, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो विच एवर इज, जो भी इन दोनों में से जो भी सजा आपको सुनाई जाए। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो ये फ्लो चार्ट है, इसका आप स्नैप ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। बढ़ेंगे आगे? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अच्छा, एक ये चीज है कि आपको साथ में, मतलब ये 447 448 पेनल्टी जो है वो तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, पर आपको इंस्टीट्यूट थोड़ा ना छोड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 ने, वैसे भी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सीएस जो है वो 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से गिल्टी माना जाता है, तो फिर उसको सजा फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल के हिसाब से मिलेगी। अगर फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से मिलती है तो ये वाली सजा, और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से मिलती है तो ये वाली सजा। ये ऑलरेडी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? सेक्रेटरी ऑर्डर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ चुके हैं। चलो, अब हम आते हैं EWSS पर, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखो, आरबीआई ने बेसिकली एक डायरेक्शंस निकाले थे 2016 में। उन डायरेक्शंस का नाम है फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे डायरेक्शंस उन्होंने निकाले थे जिसमें उन्होंने बोला था कि भले तुम्हें कोई सस्पिशन ना हो, भले फ्रॉड ना हो, पर फिर भी कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपको क्या देते हैं? धक 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 धक, अर्ली
वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, जो आपको एक ऐसी वार्निंग देते हैं कि बेटा ये कंपनी इतनी भी सीधी सादी नहीं है, ये कंपनी को थोड़ा सा अच्छे से देखो, अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करो, इतना आसानी से कंपनी को जाने मत दो, इतनी आसानी से क्लीन रिपोर्ट मत इशू करो। तो वो जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, वो उसकी लिस्ट जो है हमने यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है? कुछ कुछ सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि डिफॉल्ट एंड अनडिस्प्यूटेड पेमेंट टू स्टैट्यूटरी बॉडी, आप एनुअल फाइलिंग ही नहीं कर पा रहे हो, आ रहा है समझ में? आप इनकम टैक्स के लिए आप इनकम टैक्स ही पे नहीं कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे अनडिस्प्यूटेड पेमेंट होते हैं जिसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, जिसका पता है कि इतना इतना पे करना है, फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ है तो हम पे नहीं कर रहे, समझ में आता है। आप स्टैट्यूटरी बॉडी को, रेगुलेटरी बॉडी को क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हो? फिर हाई वैल्यू चेक्स बाउंस हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, वैसे तो लो वैल्यू चेक्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़ा ऑफेंस होता है, लेकिन हाई वैल्यू चेक्स भी अगर बाउंस हो रहे ज्यादा तो भी गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है, कंपनी अगर बोरोअर है और उसके बार बार जिस पर्पस के लिए उसने पैसा बोरो किया है वो पर्पस बार बार बदलता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन बिल्स रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग विद द बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने अगर बाहर से कोई पैसा बोरो किया है और वो पैसा बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेशनल इंटरेस्ट में गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ड्यूज है बहुत ज्यादा, आप बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट्स ले रहे हो, कंपनी जो है बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट ले रही है ना, जो अपना पीएनबी बैंक का सॉरी नीरव मोदी और पीएनबी बैंक का जो स्कैम हुआ था उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का ही तो स्कैम था, क्या था, है ना। उसके बाद आपने ओवर इंश्योर करवा रखी है अपनी इन्वेंट्री, अपने जो स्टॉक है वो ओवर इंश्योर करवा रखा है, मतलब जितने की वैल्यू उससे ज्यादा आपने इंश्योर करवा रखा है। आपके पास टैन डिटेल्स, जैसे हम लोग का पैन होता है, कंपनी का टैन होता है, तो कंपनी की टैन डिटेल्स है ही नहीं। कंपनी ने जो प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख रखी है उसके ऊपर ही डिस्प्यूट है, मतलब आपने पैसा तो बोरो कर लिया, प्रॉपर्टी गिरवी भी रख दी, पर वो डिस्प्यूटेड है। ओके okay, just a minute, yeah, I'll just put the laptop on charge. All right, let's continue. Okay, yeah, now next is funds coming from other banks to liquidate. तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, एज ए कंपनी तुम इधर से पैसा उठाकर इधर से लोन बोरो कर रहे हो, फिर उधर का लोन पे कर रहे हो, तुम उधर से लोन बोरो करके इधर का लोन पे कर रहे हो, सो दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल। फिर इम्पोर्ट लेग नॉट रिवील टू द बैंक, अगर आपने कोई आप कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट लेग होना मतलब आप इम्पोर्टर हो और आपने बैंक को बताया ही नहीं है, बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी itself is a very big obligation. So if at all you are an importer and you have not even disclosed that to the bank, then that's a problem. उसके बाद आपने कोई you have request received from the borrower to postpone the inspection of the godown for flimsy reasons. Now ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका कोई borrower है ना, आपका कोई borrower है और आप उसको आप उसको जब आपने लोन दिया है तो वो उसने कोलैटरल सिक्योरिटी दी होगी, सो यू वर सपोज टू इंस्पेक्ट द सिक्योरिटी, बट उसने वो डिले कर दिया कोई फालतू के रीजन से कि आप अभी मत इंस्पेक्ट करो, आप बाद में करना, तो गड़बड़ तो लगी रही है ना, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल तो कंपनी के लिए है। क्लियर है? उसके बाद फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय सैंक्शनिंग एडिशनल फैसिलिटीज, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लेके अपना इंटरेस्ट वेव ऑफ करवा रहे हो, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देकर इंटरेस्ट वेव ऑफ करवा रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग। इंफॉर्मेशन कंसील करना, चार्ज मल्टीपल चार्जेस क्रिएट करना बिना एनओसी लिए, एक प्रॉपर्टी पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना मल्टीपल चार्जेस, बट आपको फर्स्ट चार्ज होल्डर से एनओसी लेना पड़ेगा, वो आपने नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में क्रिटिकल इश्यूज आपके रिपोर्ट किए जा रहे हैं, आरओसी सर्च रिपोर्ट में बहुत सारी लाइबिलिटीज दिख रही है जो एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिख रही है, बहुत सारे एडहॉक जनरल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत ही लोकल नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए भी आप एलओसी ले रहे हो, लेटर ऑफ क्रेडिट ले रहे हो बैंक से, बहुत सारे अनरिलेटेड पार्टीज को बहुत ह्यूज अमाउंट में आरटीजीएस करे हुए, हेवी कैश विड्रॉल है, ठीक है। उसके बाद बार बार करंट एसेट्स में और लाइबिलिटीज की जो अमाउंट है, जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो बार बार चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इन्वेंट्री में,
डिस्प्रपोर्शनेट मूवमेंट्स है, फिक्स्ड एसेट सडनली बढ़ रही है, बोरोइंग सडनली बढ़ रही है जिसका कोई आंसर नहीं कि एकदम सडनली क्यों बढ़ रही है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, जबकि इतनी होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रही हूँ, उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई, बढ़ना तो नहीं चाहिए था। सब्सटैंशियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कोई रेवेन्यू अनबिल्ड है, अनबिल्ड रेवेन्यू मतलब कैश में आपने रेवेन्यू अर्न किया है, कैश में आपने किसी से पैसा उठाया है। एनुअल रिपोर्ट में मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज है, डिस्क्रिपेंसीज मतलब इश्यूज है, फॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट इनकंसिस्टेंट है, मतलब एनुअल रिपोर्ट में ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है, इनकम टैक्स वगैरह के की रेड हो चुकी है तो अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है। केएमपी का फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन हम पढ़ चुके हैं, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स वगैरह जो है वो उसका डिले हुआ है, ऑडिटर ने बीच में रिजाइन कर दिया, ये फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन हो रहा है, 5 साल भी कोई ऑडिटर नहीं टिक पा रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन हो रहा है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है, जिससे क्या होता है, जिससे कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने बोला है कि कहीं ना कहीं कंपनी में गड़बड़ है, तो ऑडिटर को भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस। Let's move on to our last topic, that is SFIO, Serious Fraud Investigation Office। आप इस Serious Fraud Investigation Office को बिल्कुल seriously लीजिए, because this is a very important topic which can be asked just in the form of short note in 5 marks। 5 marks में आपको पूछा जा सकता है, so make sure that you always study this topic। ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसका पूरा जो कॉम्पोजिशन है कि इसमें कितने लोग होते हैं, इनका क्या काम होता है, यू रीड एंड लर्न एवरीथिंग। सो वी विल डू दिस क्विकली। सबसे पहले एसएफआईओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था, कब किया था? 21 जुलाई 2015 को, ठीक है, 21 जुलाई 2015 को। इसके पहले 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था, पर वो अलग एसएफआईओ था। नया एसएफआईओ जो है, जो कंप्लीटली नया बना है, वो 2015 में हुआ है। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोल दिया? सारे डिसिप्लिन देखता है, आईपीआर देखता है, फॉरेंसिक्स देखता है, इन्वेस्टिगेशन देखता है, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, कंपनी से रिलेटेड जितने भी हरकतें हो सकती है, जो भी काम हो सकता है, वो सारे डिसिप्लिन, वो सारे एरियाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉड का, एसएफआईओ। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टीडिसिप्लिनरी। दे आर हियर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग और recommending for prosecution white collar crimes। this is white collar crimes और fraud। तो white मतलब white collar इसलिए बोला है क्योंकि चोर, हर कोई हमेशा घर जाकर सोना नहीं चुराता है, वो लोगों के अकाउंट में से पैसा भी निकाल सकता है। so the point is कि एसएफआईओ बना इसलिए ताकि वो कोई फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके, या फिर एमसीए को बोल सके कि आप इस कंपनी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करो अगर उन्हें कोई क्राइम या फ्रॉड दिख रहा है तो। अब एसएफआईओ में कौन कौन होता है, पहले ये देखो, ध्यान से सुनना। एसएफआईओ इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर, ठीक है, एक डायरेक्टर होता है जो हेड होता है। अब वो हेड कौन हो सकता है? इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल होता है, मतलब जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का बंदा होता है, जो या तो पहले जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका है या अभी भी है, वो क्या करेगा? वो इसी डिपार्टमेंट का हेड होगा एज डायरेक्टर। अब इस डायरेक्टर को, इस हेड को असिस्ट कौन कौन करेगा? एडिशनल डायरेक्टर रहेगा, जॉइंट डायरेक्टर रहेगा, डेप्यूटी डायरेक्टर रहेगा, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर रहेगा, प्रोसिक्यूटर और अदर सेक्रेटरियल स्टाफ। तो एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, सीनियर असिस्टेंट, प्रोसिक्यूटर, ये सब लोग जो होंगे इस मेन हेड को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, जिसके रीजनल ऑफिसेस, मतलब मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी रीजनल ऑफिसेस दिल्ली में भी एक है, बाकी मुंबई में, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में। क्लियर है? बहुत अच्छे से। चलो, अब एसएफआईओ कब इन्वेस्टिगेट करेगा? जब वेयर गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब एसएफआईओ कब इन्वेस्टिगेट करेगा? जब on a report of the registrar or inspector under section 208 of Companies Act 2013। तो 208 के अंडर, मतलब 208 मतलब कौन सा हो गया? अगर रजिस्ट्रार की तरफ से या इंस्पेक्टर की तरफ से कंपनी का कोई भी फ्रॉड नजर आता है,
तो फिर उस केस में वो क्या होगा, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर, उनकी कंप्लेंट पर एसएफआई इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी के शेयर होल्डर्स ने और उन्होंने इंटीमेट किया कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो उसके बाद भी एसएफआई एक्शन लेगा। या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में एसएफआई को खुद लगता है तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलता है तो भी वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बोलने पर आरओसी या इंस्पेक्टर बोले तो, या फिर एसआर पास हुआ है कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने पास किया है तो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, इन ऑल दीज केसेस एसएफआईओ विल टेक एक्शन, दे विल प्रोसिक्यूट। मल्टी डिसिप्लिनरी है तो ये किसी भी सेक्टर का हो सकता है, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक्स, किसी का भी हो सकता है। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, ध्यान से सुनना। As the investigations are carried out, officer जो होगा SFIO का is appointed as investigating officer by the government and has the final say in the matter related to the investigation. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हायर किया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर कोई कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी एसएफआईओ हर कंपनी के पीछे पड़ जाएगी, फिर इसने भी फ्रॉड किया पूरी कंपनी उसके पीछे पड़ जाएगी, नहीं। हर केस के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा ये गवर्नमेंट हायर करेगी और ये फाइनल डिसीजन लेगा उस कंपनी से रिलेटेड। नाउ द वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर, एसएफआईओ इन कंसल्टेशन विद आईओ to assist the investigator are required to render him all possible assistance. तो अब सोचो, बात ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एसएफआईओ अपने बंदे किसको भेज रहा है, आईओ को भेज रहा है। आईओ कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आईओ को किसने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ने। आ रहा है समझ में? तो आईओ के, तो एसएफआईओ के कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑफिसर्स जो है, एसएफआईओ के बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो आईओ को क्या करेंगे, आईओ को असिस्ट करेंगे काम करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो नाउ ही सुपरवाइजेस द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये इन लोगों को, इन बंदों को वो काम दे देगा और आईओ जो है वो पूरे इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। फिर कंक्लूड करने के बाद वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर तक पहुंचाएगा। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से, पक्का? साथ में एक और रिपोर्ट जो जाएगी वो एसएफआईओ को भी जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर ऊपर जो चार हम लोगों ने लोग पढ़े कि भाई इनमें से किसी ने भी कंप्लेंट रेज की है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एसएफआईओ अपने बंदे भेजेगी किसके पास, आईओ के पास। आईओ कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी। ये सारे लोग एसएफआईओ के जो है वो आईओ को हेल्प करेंगे, इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, सारे इन्वेस्टिगेट करेंगे और फाइनली एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक कॉपी भेजी जाएगी एसएफआईओ को। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से, पक्का? यस। चलो अब एसएफआईओ का जो है वो फंक्शंस कैसे डिस्चार्ज होते हैं, देखो फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है कि एसएफआईओ को अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई केस मिला है तो सालों साल चले जा रहा है, नहीं। एक हर एसएफआईओ के एक एक ग्रुप्स बनते हैं, हमने देखा ना 5 रीजनल ऑफिसेस है, तो एसएफआईओ के अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। वो ग्रुप जो है वो अपना काम पूरा करता है। हर ग्रुप को लीड कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हायर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? तो एसएफआईओ के जितने भी बंदे हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अंडर काम करेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एसएफआईओ के साथ काम करता है, एसएफआईओ के ऊपर काम नहीं करता है। Last is the rules, regulations, instructions, manuals and record. Since the organization is engaged in investigation, the law governing investigation is obviously related to CPC, CRPC, taxation, import, export. मतलब ये सारे टाइप के लॉस का नॉलेज आपको होना चाहिए, बिकॉज आपको इन्वेस्टिगेशन उसी से रिलेटेड तो एनीवे करना रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये सब लोगों के पास, सब लोगों को ये मैनुअल्स, सब लोगों को ये लॉज, सब लोगों को ये रूल्स पढ़ने पड़ते हैं और अच्छे से दे मस्ट बी वेल वर्स्ड विद इट टू मेक श्योर कि कोई भी फ्रॉड का
एक कोई भी चूक ना हो जाए, कहीं से कुछ भी मिस ना हो जाए। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? सो दिस वाज व्हाट SFIO. सो वी hereby complete this chapter. This was a very small, simple and a short chapter. ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करना। वो 2 फ्लो चार्ट जो है उसका पिक्चर ले सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट इन 2 पार्ट्स बनाने के लिए। और in case by chance if you are not able to understand anything because of my bad handwriting, then you can always ask in the comment कि मैम ये क्या लिखा है, or you can always contact me otherwise. Okay, so if at all you have any other issues, इसके अलावा मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, demotivation blah blah, एग्जाम पास में आ गई, क्या करे ये वो, तो in all of these cases you can always personally contact me. Okay, so I hope this chapter was clear. I will keep coming up with new videos, और I will be starting with revision very soon. ठीक है, December attempt के लिए. So stay tuned, stay connected. हम लोग जल्दी मिलेंगे. Okay.